और खबरों की शुरुआत कश्मीर से करेंगे, जहां श्रीनगर के लाल चौक में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह ग्रेनेड हमला प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर किया गया, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हो गए हैं, जबकि 3 शहरियों को भी चोटें आई हैं। तो श्रीनगर के लाल चौक में कुछ देर पहले ग्रेनेड हमला हुआ था। यह ग्रेनेड हमला प्रताप पार्क में सीआरपीएफ एहलकारों पर किया गया। हालांकि आज श्रीनगर में लाल चौक में खासतौर से संडे मार्केट होता है, भीड़ भाड़ काफी रहती है, और इस बीच जो हमला किया गया है, ग्रेनेड हमला, इसमें बताया जा रहा है कि 2 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए हैं, 3 आम शहरियों को भी इसमें चोटें आई हैं। इस ग्रेनेड हमले के बाद इलाके का मुहासरा कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि आखिर किसने यह ग्रेनेड हमला किया है। क्या वाकई में निशाने पर सीआरपीएफ के जवान थे, क्योंकि लाल चौक का यह इलाका श्रीनगर का बहुत हसास इलाका है, बड़ा पॉश एरिया भी है, यह मार्केट का इलाका है, पूरा कारोबारी इलाका है, और इस इलाके में इस तरह का धमाका होना कई सवाल खड़े करता है। यहां पर ग्रेनेड हमला होना, और हालात का जायजा हमारे नुमाइंदे ने लिया है, आपको दिखाते हैं। श्रीनगर के लाल चौक के साथ लगे प्रताप पार्क में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले ये ग्रेनेड धमाका हुआ, और यहाँ पे जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं, और वहीं यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस धमाके में 3 सिविलियंस भी जख्मी हुए हैं। और अगर हम बात करें, ये जो इलाका है, ये यहाँ पे इतवार के रोज़ संडे मार्केट लगता है, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर जो ये पार्टी लगी थी, और वहीं इस पार्टी पर ये ग्रेनेड दागाया गया है, जिसमें सीआरपीएफ 171 बटालियन के एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल जख्मी हुए, जिनको श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। और वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी पुलिस और सीआरपीएफ पहुंची हुई है, और यहाँ पे मौके का जायज़ा ले रही है, और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से ये जो ग्रेनेड है यहाँ पर दागा गया है, और इनका असल टारगेट क्या यही लोग थे कि या इनका कोई और टारगेट था जो इनसे चूक गया है। और अगर हम बात करें, आज सुबह से ही श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए थे, जहां पे गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। और लोग, अगर हम बात करें, कुछ दिन कबल J&K पुलिस ने 5 OGWs को यहां से गिरफ्तार किया था, जो पुलिस ने दावा किया था कि उनके कब्जे से असला और गोली बारूद भी बरामद हुआ, और उन्होंने दावा किया था कि जो हजरत बल में 2 धमाके हुए हैं उसके पीछे उनका हाथ था, और उन्होंने वो उसकी जिम्मेवारी भी कबूली थी, और उनका यही मुद्दा और मकसद था कि वो यहाँ पे खौफ का माहौल कायम करे। वहीं यहाँ पे आज श्रीनगर के बीचों बीच प्रताप पार्क में ये ग्रेनेड धमाका हुआ है, जिसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। रुजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और अब दिल्ली के शाहीन बाग का रुख करेंगे, जहां खवातीन के धरने के पास मकामी लोग और हिंदू तंजीमों का एहतजाज हुआ है। उन्होंने रास्ता खोलने का मुतालबा किया और धरने के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि इस एहतजाज के लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली गई। शाहीन बाग प्रोटेस्ट साइट पर हिंदू सेना की तरफ से जो कॉल दी गई थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ लोग पहले आए थे, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी तादाद यहाँ पर जो शाहीन बाग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उन प्रदर्शनकारियों की यहाँ पर एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच गई है। किस तरीके से देख सकते हैं कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं। अब पहले यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं, और लगातार वंदे मातरम हो या फिर दूसरे नारे हो, वो नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्या कहने के लिए आप यहाँ पर आए? भैया, हम कह रहे हैं शाहीन बाग रास्ता पिछले 45 दिन से बंद है, हम तरसते सब के सब, इसको खाली किया जाएगा अभी तुरंत। पिछले 45 दिन काम धंधा, हमारे बीवी बच्चे सब परेशान है यहाँ से। ये अपनी बात रख रहे हैं बार बार, रोड पे प्रोटेस्ट नहीं होता, बाहर जाकर प्रोटेस्ट करो। शाहीन बाग खाली करो, शाहीन बाग खाली करो, शाहीन बाग खाली करो। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग रोड खाली हो, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो, बस यही मांग है हमारी। हमारी मांग और कुछ नहीं, सिर्फ रास्ता खोलने के लिए है, और शांतिपूर्ण ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन कल एक बच्चे ने दिलेरी देकर उस पर केस लगा दिया गया। क्या उस पर केस लगा रहे हो? इसमें जो एम्बुलेंस में जो लोग मर रहे हैं, जो नहीं आ रहे, इन पे कौन सा केस लग रहा है? जिनके घर परिवार के जा रहे हैं, जिनका बिजनेस खत्म है, जिनके लिए रोजी रोटी नहीं है, उनके लिए क्या केस है बताइए? कोई केस नहीं है। दिल्ली पुलिस से आप क्या चाहते हैं? दिल्ली पुलिस से चाहते रास्ता खोले, प्रशासन 1 मिनट में रास्ता खोल सकता है, लेकिन प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा। उस पर केस लगा रहे। जो बच्चे क्या करेंगे, जिनको रोजी रोटी खत्म होगी, वो हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे?
क्या दंगा चाहते हैं हिंदू मुसलमान का ही प्रशासन? क्या चाहता है ये बताइए मुझे। बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम हिंदू ताकत दिखाएंगे, खाली करके दिखाएंगे इसे। हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। बस इन लोगों का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का हाथ है, लेकिन जिस तरह से कॉल दी गई थी हिंदू सेना की तरफ से वो रात ही में कल कैंसिल कर दी गई थी। अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर ये लोग शाहीन बाग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर इनको वहाँ आगे की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल है जो आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन लोगों की मांग है कि शाहीन बाग को खाली किया जाए क्योंकि रास्ता बंद है। उनका कहना है कि किसी ने इसको नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर है कल हिंदू सेना की तरफ से कॉल दी गई थी। 2 तारीख को यहाँ पर 11 बजे करीब पहुंचे, अब ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि जमहूरियत में चीजें गोली से नहीं बोली से तय होंगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शहरियत तरमीम कानून पर लोगों में झूठ फैलाया है। देखिए, लोकतंत्र में गोली का कहीं मुकाम नहीं है, कहीं स्थान नहीं है। हर चीज बोली से तय होनी चाहिए, गोली से नहीं। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने ये प्रपोज किया है वो आज डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरह से कुछ लोगों ने भ्रम और भय का माहौल पैदा करके और इस तरह की स्थिति खड़ी करने की कोशिश की है, आज वो खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। आज उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा पाप किया है कि लोगों को गुमराह करके एक ऐसे मुद्दे पर जिसका कि कहीं कोई दूर तक का अता पता नहीं, एक ऐसे इशू पर जो कि नागरिकता लेने के सवाल ही से दूर है, उसको जो है वो आपने पूरे तरह से लोगों में भ्रम और भय का माहौल पैदा कर दिया। अब आपने प्रपोज किया, आप डिस्पोज करिए। बेंगलुरु में मुमताज एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि शहरियत तरमीमी कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। CAA, NRC और NPR पर मुनक्किदा सिंपोजियम में प्रशांत भूषण ने शिरकत करते हुए ये बात कही। बेंगलुरु के एडवोकेट्स की जानिब से शहर के अंबेडकर भवन में यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हिंदुस्तान में एक तरफ सरकार जो है इस हमारे संविधान को, हमारी सभ्यता को ध्वस्त कर रही है, दूसरी तरफ से आज युवक और महिलाएं खड़े हो गए हैं देश में हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारी सभ्यता की रक्षा करने के लिए। तो एक बहुत अहम मोमेंट है इस देश के इतिहास में। और जब भी ऐसी लड़ाई जब होती है जो फोर्सेस ऑफ गुड और फोर्सेस ऑफ इविल के बीच में, तो फोर्सेस ऑफ गुड का ही विजय होती है, वही होगा। तो उम्मीद है नहीं, प्रोटेस्ट बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। मानववाद तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आने वाला है, तो क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, होपफुली सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द। This enlightens the people. We have to educate the people that CAA exclusion we are only opposing. If the religious persecution is not only the persons, not including other countries like Sri Lanka, Myanmar, Bhutan, Nepal, Tibet, is a great unconstitutional provision to amendment to section 2. That was copied by Hitler in the year 1920. He scripted 25-point program. The same thing was cut and pasted by Savarkar in the year 1923 when he scripted a Hindutva pamphlet. आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजीद तक़वियत देने के लिए मरकजी हुकूमत की वजारत सेहत ने एक स्कीम लॉन्च की है। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट नामी यह स्कीम 18 नवंबर 2019 को लॉन्च की गई थी। यह स्कीम सेहत के शोबे में काफी कारगर साबित हो रही है। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर में रोज की तरह मरीजों की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं मेडिकल लैब्स और दीगर यूनिट्स में भी मरीजों की भारी तादाद नजर आ रही है। अगरचे शहर श्रीनगर में अक्सर मशीनरी काफी बेहतर हालत में है, तहम कस्बों और देही इलाकों में तकनीकी खराबी की वजह से मशीनें कई हफ्तों तक बेकार पड़ी रहती हैं और इसका खमियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ता था। ताहम अब ऐसा नहीं होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से बायोमेडिकल इक्विपमेंट
मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट नामी एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी मदद से अस्पतालों में खराब मशीनें कम से कम वक्त में ठीक की जा रही हैं। कश्मीर के नेशनल हेल्थ मिशन के नोडल अफसर डॉक्टर मिसबा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के तमाम 20 अजला के तमाम तिब्बी आलात को इस स्कीम के तहत लाया गया है, जिसकी मदद से तकनीकी खराबी को फौरी तौर और बिल्कुल आसानी के साथ ठीक किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि सारी जो इक्विपमेंट है हर हॉस्पिटल की, चाहे वो छोटा सा एक सेंट्रीफ्यूज हो लैब में या सीटी स्कैन हो बड़ा, तो वो लाइन लिस्टिंग हो गई। उसकी लाइन लिस्टिंग से मेरी मुराद है कि उसका बाज़ाब्ता उसका डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ दिस मैन्युफैक्चर डेट क्या था, उसकी वारंटी कितने पीरियड की थी, सारी डिटेल्स उसकी उस लाइन लिस्टिंग में आ गई। वो लाइन लिस्टिंग में आने से उसका जो सारा उसमें जो क्या चाहे वो रिपेयरेबल थी या अनसर्विसेबल थी, तो वो सारा डिटेल उसमें आ गया। तो जो ही आप किसी हॉस्पिटल में कोई चीज़ ख़राब होती है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से मुतल्लिक है, तो वो तुरंत जो हमारे जो जिनके ये अलॉट हुआ है, जो कंसर्न है, जो कंपनी जिसको ये टेंडर अलॉट हुआ है, तो उसको वो कांटेक्ट करके तो वो अपने बंदे वहाँ भेज के वो जो उसकी जो चाहे उसमें कोई पार्ट बदलना हो या उसकी सर्विसिंग करनी है वो कर देते हैं। अस्पतालों के मुंतजमीन इस स्कीम से काफी खुश हैं, ताहम उनका कहना है कि इस स्कीम को संजीदगी के साथ अमलाने की जरूरत है। हमारी टैगिंग हो चुकी है, इक्विपमेंट की जनरल टैगिंग हो चुकी है। कुछ इक्विपमेंट जो हिस्टोरिकल इक्विपमेंट्स थे वो अभी टैगिंग कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनिटर्स वगैरह, बीपी एप्स एंड अदर थिंग्स दे हैव बीन रिपेयर्ड, जिनका कि लोकल रिपेयर हो सकता है। और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका रिपेयर अंडर वे है एंड वी आर वेटिंग दैट दे आर मेड फंक्शनल। हमारी CR में है, ऐसे ही हमारे पोर्टेबल एक्सरे हैं, ऐसे ही हमारा मेन एक्सरे प्लांट एक है। द थिंग्स विल बी डन अनदर वीक और सो, इट विल बी फंक्शनल। सो लेट्स होप दैट द थिंग्स टेक ऑफ। आम लोगों के लिए भी ये एक खुशखबरी है। उनका कहना है कि अगर अस्पताल में कोई मशीन खराब हो जाती थी तो उन्हें मुख्तलिफ तरह के टेस्ट्स के लिए मजबूरन निजी डायग्नोस्टिक मरकज जाना पड़ता था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस स्कीम को मुनासिब तरीके से लागू किया जाएगा। पहले जाते थे मतलब हॉस्पिटलों में, उससे हमारे जो सुनाई देता था जी मशीनें ख़राब है, फिर हमको बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाके हमको प्राइवेट टेस्ट करना पड़ता था, चाहे अक्रेडिटेशन हो चाहे कोई भी मतलब टेस्ट हो, उसमें हमको पेमेंट ज़्यादा देनी पड़ती थी। तो अब जो ये नई स्कीम आई है, अब ये हॉस्पिटलों में अब लगाया इन्होंने, तो हम ये मशीनें जल्दी ठीक करेंगे, तो इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अस्पतालों में तैनात टेक्नीशियंस को इस जदीद सॉफ्टवेयर के हवाले से तरबियत देने और उन्हें अपडेट करने की जरूरत है, ताकि वो इसका सही इस्तेमाल कर सकें, जिससे मुस्तहिक गरीब लोग इस स्कीम से मुस्तफीद हो सकें। बेशक ये प्रोग्राम यहाँ के नाकिस सरकारी तिब्बी इदारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, ताहम जरूरत इस अम्र की है कि इस पर जमीनी सतह पर संजीदगी के साथ अमल और निगरानी की जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर मीर की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां जयपुर में शाहीन बाग के तर्ज पर शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में बुजुर्ग और खवातीन शिरकत कर रही हैं। इस एहतजाजी धरने का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। CAA और NRC का विरोध जगह जगह जारी है। राजधानी जयपुर में शाहीन बाग की तर्ज पर एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया गया है, जो कि शहीद स्मारक पर मुसलसल यहाँ पर धरना जारी रहेगा। बड़ी तादाद में पर्दे के अंदर औरतें यहाँ पहुँची हैं। बाकायदा यहाँ आप देख सकते हैं कि देर रात भी ये प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर 50 से ज़्यादा जो जनवादी संगठन हैं वो मिलकर के इस बड़े विरोध को शुरू किया है इन लोगों ने। और यहाँ पर जो डिमांड्स हैं इनकी वही हैं जो तीनों कानून है, वो चाहे CAA हो, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, उनको वापस लिया जाए। डॉक्टर नीलोफर हमारे साथ में मौजूद है। क्या आपकी डिमांड्स है और कब तक आपका ये जो विरोध है जारी रहेगा? जी, हमारी डिमांड यही है कि जो 3 कानून जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी और जो लाया जा रहा है कि वो वापस लिए जाए, और जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना है जिस पे हम बैठे हैं। हम जब भी वापस जाएंगे जब ये कानून वापस लिया जाएगा। जो इस वक्त देश की स्थिति है उसमें ऐसा नहीं था ज़रूरी कि ये कानून लाए जाते, क्योंकि 356 जो है हमारा आर्टिकल वो यही कहता है कि जिसने वोट दे दिया है वो भारत का
का नागरिक है। तो अगर जब वो संविधान में 70 साल से ये चीज़ लिखी हुई है तो फिर अब क्यों कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता हमसे जो इसके लिए कहा जा रहा है। और 70 साल में ये पहली बार हुआ है कि नागरिकता के लिए वो धर्म को आधार बना रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो इसी के विरोध में हमारा ये धरना है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। ये अनिश्चितकालीन धरना, कितने संगठन आपके साथ में हैं, क्या आपकी तैयारी? देखिए, इस सिलसिले में तकरीबन 50 संगठन जो है वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ मुल्कीर एहतजाज का एक हिस्सा है। शाहीन बाग दिल्ली जो है वो पूरी दुनिया में एक बदलाव की अलामत बन गया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को कितनी जल्दबाजी है। और फिर यही नहीं कि कानून बना दिया गया, बल्कि हमारे गृह मंत्री का जो अंदाज़ चल रहा है और उन जिस अहम के अंदर वो मुब्तला हैं कि हम इस मामले में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो यकीनन पीछे नहीं हटेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आवाम जो है उठा करके उन्हें आगे फेंक देगी। जी बिल्कुल। तो ये कब तक जारी रहेगा? कितने लोग इसमें और शामिल होंगे? देखिए, क्या आप लोगों उम्मीद है कि इसमें पूरे मुल्क के लोग शामिल हैं। ये मज़हब के एतबार से नहीं है, बल्कि इसमें सभी धर्मों के लोग हैं और ये इंसानियत के लिए और मुल्क के वजूद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये इस बात का सबूत है यहाँ इन ख़वातीन की, यहाँ फ़रज़ाना और रुखसाना ही नहीं, यहाँ शकुंतला और कविता भी मौजूद हैं। हर मज़हब को मानने वाली यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं और इतनी रात को अपने छोटे छोटे दो मुँह बच्चों को लेकर उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह ये कानून वापस लिया जाएगा और इस मुल्क को अमन और चैन का जो मुल्क माना जाता है वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, अमन और चैन की बात की जा रही है। राजस्थानी हुकूमत आपकी पहले से ही मदद कर रही है मामले को लेकर के। एक प्रस्ताव विधानसभा में भी पारित किया गया, उसको लेकर के क्या अभी क्या स्थिति है, सरकार से क्या तालमेल? देखिए, सीधा सा सवाल है कि रियासती हुकूमत से कोई बैर नहीं है। अगर हमारा जो मुतालबा है वो मरकज़ी हुकूमत से है। सूबे के मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि CAA के ख़िलाफ़ हम प्रस्ताव लाए हैं, यकीनन हम इसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो आपको भी पता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा जब तक ये सरकार ये खुल के नहीं कह देती, जिस तरह से इसने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इसको अमेंडमेंट और एक्ट के साथ में बिल बना के, कानून बना करके ये लोग पेश किया है, ये इसके पीछे अगर जाते हैं तो इनको उसी लोकसभा के, उसी राज्यसभा में कानूनन तौर पर पूरे देश के नाम, पूरे राष्ट्र के नाम ये संदेश देना होगा कि ये गलत हुआ है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इस पे पीछे हटने को तैयार हैं। घर घर से हमारी माएं बहनें आ चुकी हैं, हम आधा इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस हक की लड़ाई को आगे तक लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये जयपुर का बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है, तमाम लोग शरीक हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और अभी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी सवाल है इनका, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते संवैधानिक तरीके से, तब तक ये अपना विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन विक्की जायसवाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आगे बढ़ेंगे। 20वीं सदी में उर्दू के तंजिया मज़ाहिया अदब में जिन हस्तियों ने बड़ा नाम कमाया, इनमें शौकत थानवी का मकाम बहुत आला है। आज इनका 116वां यौम पैदाइश है। नस्र नज़्म दोनों असनाफ में मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शौकत थानवी की हयात व खिदमात पर यह खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। शौकत थानवी को अगर उर्दू की अजूबा रोजगार शख्सियत कहा जाए तो गलत ना होगा। वो कामयाब सहाफ़ी थे, नावल निगार, ड्रामा नवीस और अफसाना निगार थे, रेडियो ब्रॉडकास्टर और अदाकार थे, शायर थे और सबसे बढ़कर ये कि तंज़ो मिज़ाह निगार थे। उन्होंने अदब की हर सिन्फ में नाम कमाया, मगर उनकी असल शोहरत मिज़ाह निगारी से हुई, जिसमें उन्होंने तरह तरह के तजुर्बे किए और अपनी सैकड़ों तख्लीक़ात से उर्दू मिज़ाह का दामन भर दिया। उनका असल नाम मोहम्मद उमर था और शायरी के लिए शौकत तखल्लुस रखा था। बाद में शौकत थानवी के नाम से मशहूर हुए। वो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मशहूर कस्बे थाना भवन के रहने वाले थे, जो मशहूर आलम दीन मौलाना अशरफ अली थानवी का वतन भी था। शौकत थानवी की पैदाइश जिला मथुरा के मकाम बंदराबन में 2 फरवरी सन 1904 को हुई, जहां उनके वालिद थाना भवन से आबसे थे और महकमे पुलिस में मुलाजिम थे। कुछ अरसे बाद उनके वालिद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होकर भोपाल चले गए। शौकत ने भोपाल ही में होश संभाला। शौकत थानवी को ज़माना तालिब इल्म ही में शेर व सुखन से दिलचस्पी हो गई थी और मौलाना अब्दुल बारी आसी से मशवरे सुखन किया करते थे। भोपाल के बाद वालिद लखनऊ आ गए। कुछ दिनों अलीगढ़ में भी रहे, मगर वालिद की वजह से
तालीम को अधूरा छोड़कर माश की फिक्र करनी पड़ी। सहाफत से भी दिलचस्पी थी, इसलिए कई मशहूर अखबारों से वाबस्ता रहे। उनमें हमदम, हिम्मत, हफ्तरोजा सरपंच ज्यादा मशहूर हैं। इसी हफ्तावार अखबार ने उन्हें मिजाह निगार की हैसियत से मुतारिफ कराया। उनके मज़ामिन स्वदेशी रेल, स्वदेशी डाक बेहद मशहूर हुए। कुछ अरसा ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में भी काम किया। फिर फिल्मसाज कंपनी पंचोली आर्ट पिक्चर्स में स्टोरी राइटर की हैसियत से लाहौर चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद कराची पहुंचे और मुख्तलिफ अखबारात और रेडियो से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। रेडियो पाकिस्तान से हर हफ्ते नश्र होने वाला उनका मुस्तकिल मिजाहिया फीचर काजी जी बेहद मशहूर हुआ, जिसमें काजी जी का मरकजी किरदार वो खुद अदा करते थे। शौकत थानवी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा। उनकी 50 से ज्यादा किताबें शाये हुई, जिनमें उनके मिजाहिया अफसानों के मजमुए और मिजाहिया नावल वगैरह शामिल हैं। गोरिस्तान के नाम से उनका शेरी मजमुआ भी छप चुका है। यूं तो उन्होंने थोड़ी बहुत गैर मिजाहिया शायरी भी की, लेकिन मिजाहिया कलाम इतना जानदार था कि सिर्फ एक मजमुए ने उनकी शायरी को यादगार बना दिया। फैमिली प्लानिंग के मौजू पर उनके एक दिलचस्प नज्म के 2 बंद मुलाहिजा कीजिए। ऐ मेरे बच्चे मेरे लख्ते जिगर पैदा ना हो, याद रख पछताएगा तू मेरे घर पैदा ना हो, तुझको पैदाइश का हक तो है मगर पैदा ना हो, मैं तेरा एहसान मानूंगा अगर पैदा ना हो। हमने ये माना कि पैदा हो गया खाएगा क्या, घर में दाने ही ना पाएगा तो भुनवाएगा क्या, इस निखट्टू बाप से मांगेगा क्या पाएगा क्या, देख कहना मान ले जाने पिदर पैदा ना हो। 4 मई 1963 को 59 बरस की उम्र में शौकत थानवी का इंतकाल हुआ। अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, कुर्रतुल ऐन हैदर जैसे मशाहिर अदब उनके शैदाई थे।